सो हे एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे प्रदीप गिरी कॉमर्स एकेडमी के चैनल पे। हमने हमारा चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया था, दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस। चैप्टर ये था कि हम हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अगर हम बिजनेस को साइड में रख के बोलेंगे तो एज ए ह्यूमन बीइंग हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती कि हम अपने एनवायरमेंट को क्लीन रखें। एज हम अपने फैमिली की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो फुलफिल करनी चाहिए। ये नहीं कि आपको उसके लिए अर्न करना पड़ेगा तब जाके आप वो अपने लिए फैमिली के लिए क्या करोगे, हेल्प करोगे। वो तो आगे जाके आपको कहीं ना कहीं वो हेल्प चीज करनी पड़ेगी। बट अभी आप जिस एज में जरूरी नहीं है कि आपको कमाना पड़ेगा, अर्न करना पड़ेगा, आपको जॉब करने पड़ेगा तब जाके आप अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज कर पाओगे। ऐसे बहुत छोटे मोटे रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, जैसे कि मम्मी की हेल्प करना, पापा का हेल्प करना, थोड़ा घर में ये सब हेल्प करना। ये दैट इज हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है कि हम अपने पेरेंट्स को हेल्प करें। वैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज अगर हम एनवायरमेंट के लिए बोले तो हमें एनवायरमेंट क्लीन रखना चाहिए, हमें ज्यादा कचरे नहीं करनी चाहिए। जो अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है एज ए ह्यूमन बींग, हमारी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, हमें वो सब करना चाहिए। अब एज ए ह्यूमन बींग हमारी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है तो बिजनेस की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है कि वो बिजनेस भी एनवायरमेंट के लिए, सोसाइटी के लिए कुछ करे। अब वो सोसाइटी के लिए क्यों कुछ करे वैसे बोलेगा तो फॉर एग्जाम्पल, अगर वो सोसाइटी से, जैसे मैंने बोला था, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कोई बिजनेस करना है, अब मैं बिजनेस जा रही हूँ एकदम एक ऐसे इलाके में, एकदम जहां पर सुनसान एरिया, जहां पर कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक मेरा बिजनेस है, क्या मेरा बिजनेस चल पाएगा? इट इज ऑब्वियस नहीं चल पाएगा, बिकॉज ना वहाँ पे कंज्यूमर्स है, ना मुझे वहां से रॉ मटेरियल्स मिल रहा है, ना ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज मिल रही है, ना कोई एम्प्लॉयज है, कुछ नहीं है। अब ये सब चीजें मुझे कहाँ से मिल रही है? सोसाइटी से मिल रही है, एनवायरमेंट से मिल रही है। तो क्या मेरा फर्ज बनता है कि हाँ मैं ये लोग के लिए करूँ? इट इज ऑब्वियस बनता है, बिकॉज हमारी ये जो दुनिया है वो गिव एंड टेक रिलेशनशिप पे चलती है। अगर मैं तुझसे तू करके बात करूंगी तो तू भी मुझसे तू करके बात करेगा। अगर आप लोग से आप करके बात करूंगी तो आप लोग भी आप करके बात करोगे। मतलब अगर हम लोगों से जिस तरह से रहते हैं वो हमें भी उस तरह से, अगर हम फॉर एग्जांपल अगर कोई भी रिलेशन हो, चाहे वो कोई भी रिलेशन, चाहे अगर हम सामने से 10 चीज कर रहे हैं बट अगर वो सामने से चीज रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, कोई सामने से कुछ फीडबैक नहीं आ रहा है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं आ रही, तो क्या हम वापस से करेंगे? नहीं ना। अब नेचर, एनवायरमेंट, सोसाइटी कल को आप बिजनेस को इतना दे रही है तो बाद में अगर वो बिजनेस यस जो है अगर वो सोसाइटी को नहीं देगा तो कल को एनवायरमेंट और सोसाइटी यही बोलेगी ना, मैं तुझे क्यों दूं करके। सो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है। हमने अलग अलग डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप देखे थे कि हम हमारे अलग अलग जो ग्रुप्स थे, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है उनके तरफ, हमें उनके लिए क्या करना चाहिए। अब हमारा आज का एक नया टॉपिक है, दैट इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरमेंट की। हमारी जो अब एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है कि एनवायरमेंट की तरफ क्या बनती है। अब इंडस्ट्रीज इतनी है, बिजनेस इतनी हो रही है कि जो हमारा एक एनवायरमेंट जो है ना वो बहुत क्या हो रहा है, बहुत ही ज्यादा डिग्रेड हो रहा है, बहुत ज्यादा डिटोरिएट हो रहा है, मतलब बहुत खराब होते जा रहे हैं ना। अब हमारे इन्वायरमेंट को तो क्लीन रखना पड़ेगा ना, बिकॉज हम उसी इन्वायरमेंट में रहते हैं, हमें उसी इन्वायरमेंट में रहना है, हमें अपनी जिंदगी बितानी है। तो वो इन्वायरमेंट अगर हमारे लिए सेफ नहीं है तो हम कैसे रह पाएंगे? तो क्या अब ये सब चीजें हमने क्रिएट किए ना, ये जो पॉल्यूशन होते हैं, जो हमने इतने सारी चीजें क्रिएट की, इतने सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट किए, किसने किया भाई? ह्यूमंस में, बिजनेस ने किया। तो क्या हमारा फर्ज बनता नहीं है कि हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें? हमने एक पॉइंट भी पढ़ा था नीड फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज में कि ये जो प्रॉब्लम है, कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ सोशल प्रॉब्लम, कि ये सब चीजें हम किसने क्रिएट किया? भैया हमने किया है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है कि जो हमने प्रॉब्लम्स क्रिएट किया हम उसको सॉल्व करें। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड द इन्वायरमेंट क्या है, हम किस तरह से काम कर सकते हैं। अब मैं ये तो नहीं बोल रही कि भैया पॉल्यूशन ही पूरा बंद कर दो, पॉल्यूशन बंद ही नहीं हो सकता ना। जो इतनी सारी पॉल्यूशन हो रही है, इंडस्ट्रीज इतनी चल रही है, हम ये तो नहीं बोल सकते ना कि इंडस्ट्रीज बंद कर दो, नहीं 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 बहुत इन्वायरमेंट खराब हो रहा है, अब कोई भी इंडस्ट्रीज नहीं चलेगी। इंडस्ट्रीज नहीं चलेगी तो फिर कैसे काम होगा, क्या ही चलेगा? तो ये कि हमें अलग अलग अल्टरनेटिव ढूंढने चाहिए कि हम उस चीज को क्या करें, सॉल्व करें। अलग अलग मेथड्स होने चाहिए कि हम उस चीज को सॉल्व करें, उस चीज को एटलीस्ट कम करें। पॉल्यूशन पूरा तो मत खत्म करो ना, बट थोड़ा सा तो कम करो एटलीस्ट। हम जो चीजें एज अ मतलब अगर इंडस्ट्रीज क्या करती है, अपने जो वेस्ट मटेरियल रहते हैं वो ऐसे पानी में छोड़ देती है। अब वो पानी जो एनिमल्स होते हैं वो यूज करते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो यूज करते हैं, तो क्या उधर पे उनकी तो जान जा रही है ना। वो पानी रहता है, फॉर एग्जांपल अगर वो पानी कोई ना कोई यूज करता होगा तो वो जो पानी यूज कर रहा है, जो यूज कर रहा है उसको कितनी प्रॉब्लम होगी, क्या पता वो पानी यूज करने से उसकी लाइफ मतलब चली जाए। अब इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती है, उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है उसको सॉल्व करने के लिए। सो अब बिजनेस, एक्सट्रैक्शन ऑफ रॉ मटेरियल, इम्प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, जनरेशन ऑफ वेस्ट बाय द प्रोडक्ट्स, ये सब चीजें अगर वो करती है, अगर रॉ मटेरियल जो भी एक्सक्रीट हो रहा है, वेट अ मिनट, ओके,
अब हमारा जो रॉ मटेरियल क्या हो रहा है, जो रॉ मटेरियल्स हम लोग एक्सक्रीट कर रहे हैं, प्रॉपर रिसोर्सेज को हम लोग मैनेज नहीं कर पा रहे, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है, बाय प्रोडक्ट्स, मतलब ये जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है, ये सब चीज को अगर प्रॉपर डिकम्पोज नहीं करेंगे, प्रॉपर अच्छे से मैनेज नहीं करेंगे, तो ये सब किस पे इन्वायरमेंट फर्क पड़ रहा है, हमारे इन्वायरमेंट पे फर्क पड़ रहा है, हमारी इन्वायरमेंट खराब हो रही है, और इसी इन्वायरमेंट में हम जीते तो हमें भी क्या पड़ेगा, हमें भी फर्क पड़ेगा, हमारी लाइफ पे भी क्या होगा, असर पड़ेगा। सो बिजनेस के रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये कि भैया अगर आप नहीं पॉल्यूशन अगर खत्म कर रहे हो तो एटलीस्ट थोड़ा कम करो, आप थोड़े अलग अलग अल्टरनेटिव्स निकालो, चीजों को डिकम्पोज करने के लिए अलग अलग चीजें देखो, आप किस तरह से वेस्ट मटेरियल को डिकम्पोज कर सकते हो, किस तरह से यूज कर सकते हो। सो अगर आप देखोगे इफेक्ट्स ऑफ बिजनेस, अब बिजनेस का क्या मतलब, बिजनेस इन्वायरमेंट का, अगर बिजनेस जो भी चीजें करती है उसका इन्वायरमेंट पे क्या फर्क पड़ता है। वी नो कि एयर पॉल्यूशन बहुत होते हैं, वाटर पॉल्यूशन बहुत होते हैं, साउंड पॉल्यूशन होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक पॉल्यूशन होते हैं। अब हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस रहते हैं, इतने सारे गैजेट्स होते हैं कि अगर वो इतने खराब होते हैं ना, तो वो इतनी, अब उसको हम क्या कर सकते हैं, मतलब बहुत लोग क्या करते हैं, वो चीजें क्या कर देंगे, कहीं फेंक देंगे। अब वो चीजें तो नहीं हो सकती ना, डिकम्पोज तो नहीं हो सकती ना, अभी उसको हम क्या कर सकते हैं। तो इतनी सारी ये जो चीजें, इसके अलग अलग अल्टरनेटिव निकालो, उसको कुछ सॉल्व करने के लिए तरीके निकालो। सो ये सब पॉल्यूशन, ये सब चीजें जो होती है, इससे इन्वायरमेंट में बहुत ज्यादा ही क्या होता है, फर्क पड़ता है, और इन्वायरमेंट बहुत ज्यादा ही डिग्रेड और डिटोरिएट क्या होती है, होने लगती है। अब वेस्ट प्रिपरेशन टेक्निक्स, हमने ये कुछ चीजें पढ़ी थी ऑलरेडी प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में, आपने ऑलरेडी अपने लोअर स्टैंडर्ड्स में सब चीजें पढ़ा होगा। दैट इज 4 R's, दैट इज रिडक्शन, रीयूज, रिसाइकलिंग एंड रिकवरी। हमें चीजें को रिड्यूस करना चाहिए, हम उसको रीयूज कर सके, हम उसको रिसाइकल यूज कर सके, अगर इट इज पॉसिबल हम उसको रिकवर यूज कर सके, अगर वो पॉसिबल हो रहा है। ये कुछ टेक्निक्स होती है कि ये सब चीजों से हम क्या कर सकते हैं, हमारे चीजों को यूज कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं, अगर पॉसिबल है तो रीयूज करो, और ज्यादा पॉसिबल तो उसको रिकवरी करो। हमने ये सब टेक्निक्स ऑलरेडी पढ़ी थी। ये सब टेक्निक्स से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो हो सकता है ना, थोड़े बहुत तो इंप्रूवमेंट आ सकती है। हमने ये नहीं बोला एकदम ड्रास्टिक बड़ा सा एक इंप्रूवमेंट लाओ, बट एटलीस्ट थोड़ा थोड़ा करेंगे तो थोड़ा थोड़ा तो फर्क आएगा ना। नेक्स्ट है हमारा बिजनेस एथिक्स। व्हाट इज एथिक्स एक्चुअली। अब क्या होता है ना, अभी फॉर एग्जांपल ऐसे कोई लोग होते हैं जिनके ना एक ऑलरेडी उनके लाइफ में ना उनकी चीज सेट होते हैं कि वो ये जो चीज उन्होंने सेट करते हैं ना, कि वो चीज वो अपने पूरी जिंदगी के लाइफ टाइम तक क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक होता है ना कि अगर कोई एक ऐसा पर्सन है जो ऐसा होता है कि उसको किसी को हर्ट नहीं करना है, अगर वो किसी कंपनी में काम कर रहा है तो वो उसको चीट नहीं करेगा, वो किसी के साथ अगर वो उस कंपनी के है तो वो उस कंपनी के लिए लॉयल रहेगा, अनलॉयल नहीं रहेगा। वो किसी को एक होता है ना कि ऐसी कुछ चीज होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी कंपनी में काम कर रही हूँ, अब मेरा ये है कि मैं अपने फायदे के लिए कर सकती हूँ ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे दूसरे कंपनी से एक फायदा आ रहा है कि अगर मैं मेरे कंपनी की इंफॉर्मेशन वहां पर जाकर अगर मैं उनको दूंगी तो कहीं ना कहीं मुझे फाइनेंशियल बेनिफिट्स मिलेगी। तो मैं ये मेरा एक चीज, हाँ मुझे फाइनेंशियल बेनिफिट्स मिल रहा है, बेनिफिट्स मिल रहा है, तो मैं क्यों ना करूँ, मेरे को तो मेरा फायदा दिख रहा है ना। बट किसी किसी के एथिक्स होते हैं ना कि नहीं, हम अगर जिस कंपनी में है तो मैं उस कंपनी के लिए लॉयल हूँ। तो ये कुछ चीजें होते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल उस चीज को ऐसा नहीं होता कि मैं अगर इस कंपनी में तो इसी कंपनी के लिए वो लॉयल रहूंगा, अगर मैं किसी और कंपनी में जाऊंगा तो वहां पर मैं लॉयल नहीं रहूंगा, वहां पर मैं चीट करूंगा, लोगों के साथ गलत करूंगा, लोगों को एक होता है ना कि लोगों से मतलब बुरा बर्ताव करूंगा। बट एक लोगों का एक एथिक्स होता है कि वो अपने लाइफ में ना उसको हर टाइम तक, हर मतलब लाइफ टाइम तक वो क्या करते हैं, उसको फॉलो करते हैं। ऐसा नहीं कि उन्होंने आज बनाया है वो इतने टाइम तक क्या करेंगे, वो एथिक्स को फॉलो करेंगे, आफ्टर दैट टाइम वो नहीं फॉलो करने वाले। उनकी वो जो एक मोरल सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल जो एथिक्स होते हैं वो अपने लाइफ टाइम तक फॉलो करते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल की जो बिजनेस होते हैं उनके एक पर्टिकुलर रूल्स एंड रेगुलेशंस बने होते हैं कि हाँ ये रूल्स एंड रेगुलेशंस और ये रूल्स एंड रेगुलेशंस को उसी के अंडर हमें क्या करना है, काम करना है। सो व्हाट इज बिजनेस एथिक्स। द वर्ड एथिक्स दैट इज ग्रीक वर्ड, ये कहां से है, ग्रीक वर्ड से आया है, एथोस which means character. Set of rules and principles refers to code of conduct, helps them to distinguish, deals with the right or wrong, good or bad, fair or unfair, just and unjust, legal and illegal. ये सब चीजें ethics that is एक Greek word से आया, that is ethos जिसका मतलब होता है character. ये it is a set of rules and principles कि हमें वो rules and principles को follow करना है, उसके अंडर काम करना है, उसके हिसाब से काम करना है. Refers to code of conduct. Code of conduct is nothing but set of rules and principles. हमें ये चीजें बताता है जो हमारी business ethics है, ये हमें बताता है कि क्या सही है क्या गलत है, हमें कैसे मतलब चीजें क्या सही है क्या गलत है, हम क्या सही कर सकते हैं क्या गलत कर सकते हैं, हमें बिजनेस एथिक्स इस चीज में हमें फर्क बताता है. डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू एंड्रयू कार्ने, बिजनेस एथिक
is the study of the business situation, activity and decisions where issues of right and wrong are addressed. मतलब it is like business ethics कि हमारा जो business situation है हम उसको देखेंगे हमारी business situation क्या है, उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, decisions लेंगे कि क्या सही है क्या गलत है. Because कभी कभी business में जो decisions लिए जाते हैं क्या पता वहां पर वो decisions wrong लिए हो, लोगों के लिए नहीं वो सही हो. तो बिजनेस एथिक्स हमें ये बताता है कि हमारे जो बिजनेस में जो सिचुएशन है उस सिचुएशन को हम प्रॉपर स्टडी करेंगे, चीजें प्रॉपर देखेंगे और फिर देखेंगे क्या सही है क्या गलत है. हमें हर एक चीज के बारे में सोचना चाहिए. जरूरी नहीं कि आप सिर्फ बिजनेस के लिए सोच रहे हो. बिजनेस के लिए आप अभी वहां पर कितने सारे लोग होते हैं, आपके एम्प्लॉयज होते हैं, उनके लिए सोचना चाहिए, आपके बिजनेस के लिए सोचना चाहिए. आप 10 लोगों के साथ डील कर रहे हो, आपके सप्लायर्स होते हैं, डीलर्स होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं, जो होते हैं. अब ये सबको लेके क्या सही होना चाहिए क्या गलत होना चाहिए वो आपको सोचना चाहिए. दैट इज हमारा बिजनेस एथिक्स. अब कुछ फीचर्स दिए हैं, दैट इज कोड ऑफ हमारे जो फीचर्स दिए हैं हमारे. फर्स्ट वन दिया कोड ऑफ कंडक्ट. कोड ऑफ कंडक्ट इट इज लाइक मतलब आपको ये सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल थे कि आपको ये बताएगा कि आपको काम कैसे करना है, किस तरह से करना है और आप जो काम कर रहे हो वो सही है या गलत है. नेक्स्ट है हमारा बेस्ड ऑन मोरल एंड सोशल वैल्यूज. अब हमारी ये जो हम बोल सकते हैं कि हमारा जो बिजनेस एथिक्स है इट इज बेस्ड ऑन द सोशल एंड द मोरल वैल्यूज कि हम जो काम कर रहे हैं कि हम जो भी काम कर रहे हैं इट इज हेल्पफुल, हम सोसाइटी के लिए कर रहे हैं, हमारे जो कंज्यूमर्स होते हैं, हमारे जो अलग अलग ग्रुप्स होते हैं वो उनके लिए है, हम उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उनको हेल्प कर रहे हैं, हमारी सोसाइटी के वेलफेयर के लिए हम कर रहे हैं. तो इट इज बेस्ड ऑन द सोशल एंड द मोरल वैल्यूज. गिव प्रोटेक्शन टू द सोशल ग्रुप्स. हमने जो ऑलरेडी डिफरेंट ग्रुप देखे थे, दैट इज हमारे ओनर्स हो गए, हमारे इन्वेस्टर्स हो गए, हमारे कंज्यूमर्स हो गए, हमारी सोसाइटी हो गई, हमारे एम्प्लॉयज हो गए, ये सब चीजें देखे थे. तो ये सब चीज की तरफ क्या होता है, ये सब इनको प्रोटेक्ट करती है, इनको सही चीजें क्या करती है, इनके लिए सही चीजें करती है. प्रोवाइड बेसिक फ्रेमवर्क. अब हम फॉर एग्जाम्पल होता है ना कि अब बहुत लोग होते हैं कि यार तू अपने हद के बाहर जा रहा है, अपने हद के अंदर है, मतलब अपने लिमिट के अंदर है. तो हमें ना बिजनेस एक लिमिट देता है कि आप जो काम कर रहे हैं ना आप उस लिमिटेशन के अंदर काम करो. फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई भी कंपनी में होते अब उस कंपनी में रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, आपको उसी रूल्स एंड रेगुलेशन के अंदर काम करना पड़ता है ना कि आप जिस कंपनी में हो आपको उस कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा. उसको आपको या तो फिर ये होगा या तो आपका पेनल्टीज वगैरह लगेगा या तो आपको उस कंपनी से निकाला जाएगा. जो भी चीजें उस कंपनी में रहेगी कि अगर आप हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते, आप हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो नहीं करते. सीधी सी बात रहेगी, अगर आप नहीं फॉलो करना चाहते या तो आप हमारे कंपनी में ज्वाइन हो तो, या तो फिर अगर आपको ज्वाइन होना है तो आपको ये सब चीजें फॉलो करनी पड़ेगी. तो हमें बिजनेस एथिक्स यही बताता है कि आप जो भी काम कर रहे हो आप उस एक लिमिट के अंदर काम करो. जो रूल्स एंड रेगुलेशन थे, जो कोड ऑफ कंडक्ट बनाए गए हैं, जो सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल थे, आप उसके हिसाब से उस लिमिट के अंदर उसके अंडर काम करो. देन ए वॉलंटरी. अब जैसे हमने बोला ना कि हमारी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है ना टुवर्ड द सोसाइटी कि हमें उनके लिए हमारे जो अलग अलग चीजें होती है उनके लिए, तो इट इज जरूरी नहीं है कि आपको करना है, जिसको करना है वो करेगा, जिसको नहीं करना है वो नहीं करेगा. अब यहाँ पर वो चीजें यही होती है कि हम जो बोल रहे बिजनेस एथिक्स कि ये हम किसी को नहीं बोले कि हम आप पे ठोप रहे, आपको ये चीज करनी पड़ेगी. इट इज वॉलंटरी. आपको करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो. आप पे फोर्स नहीं किया जाएगा कि आपको ये चीज फॉलो करनी पड़ेगी, आपको ये चीज हमेशा लाइफ टाइम तब करना पड़ेगा. बिकॉज अगर हम कोई चीज किसी पर अगर थोप देते हैं, अगर उसको जबरदस्ती करवाते हैं ना, वो अच्छे से नहीं करता है. जो एक अंदर से एक मन से करना चाहिए वो नहीं कर पाता है. इट इज बेटर, इट इज अ वॉलंटरी कि अगर आपको करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो. नेक्स्ट है रिक्वायर एजुकेशन एंड द गाइडेंस. अब हमारा जो बिजनेस एथिक्स है ऐसे कुछ नहीं है. इस चीज को करवाने के लिए, इस चीज को फॉलो करने के लिए, ये सब चीज को बताने के लिए हमें हमारे लोगों को एक एजुकेशन देना पड़ता है, ट्रेनिंग देनी पड़ती है कि आपको वो चीजें कैसे करनी है, आपको वो चीज किस तरह से इंप्लीमेंट करना है, उसको किस तरह से फॉलो करना है. ये सब चीज के लिए आपको एजुकेशन और ट्रेनिंग उस चीज के रिलेटेड आपको देना ही पड़ता है. बिकॉज वो ऐसे वो डायरेक्ट इंप्लीमेंट नहीं कर सकते अपने आप. रिलेटिव टर्म. अब जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम बिजनेस देखेंगे, अगर कोई भी एग्जांपल फॉर एग्जांपल बिजनेस है, तो जरूरी नहीं कि ये चीज अगर ये वाले बिजनेस में अगर वो इंप्लीमेंट हो रहा है ना तो वो सेम चीज दूसरे बिजनेस में इंप्लीमेंट हो. क्या पता जो रूल्स एंड रेगुलेशंस इस कंपनी ने बनाया, जरूरी नहीं वो रूल्स एंड रेगुलेशंस वो कंपनी बनाई होगी. जरूरी नहीं कि आपके कंपनीज में जो चीज सही है दूसरे कंपनी में वो चीज सही है. मतलब इट इज अ रिलेटिव टर्म. ये चेंज होता है फ्रॉम द बिजनेस टू बिजनेस, इवन फ्रॉम कंट्री टू कंट्री. जरूरी नहीं कि आपकी कंट्री में जो चीज सही हो दूसरे वाली कंट्री में भी वो चीज क्या हो, सही हो. नेक्स्ट है हमारा न्यू कॉन्सेप्ट. अब हमारा जो
बिजनेस एथिक्स है, इट इज अ न्यू कॉन्सेप्ट, मतलब ये ऐसा नहीं कि पहले से कोई कॉन्सेप्ट है, एक नया कॉन्सेप्ट आया है, दैट इज हमारा बिजनेस एथिक्स। अब हमारा एक दैट इज कोड ऑफ कंडक्ट दिया है बिजनेस एथिक्स का, वो देखते हैं क्या दिया। यहाँ पर मैंने ऐसे तीन पॉइंट्स लिखे होंगे, आपके टेक्स्ट बुक में से बहुत सारे पॉइंट्स दिए। फर्स्ट वन, देयर डूज, पे टैक्सेस एंड अदर चार्जेस रेगुलरली, pay fair wages, allowance and the other monetary incentives to workers, ensure safety and the security of the products। मतलब अब ये चीजें हमें पता है, ये कुछ नहीं है, बहुत नॉर्मल है, हम ये चीजें हमने अगर आपने स्टार्टिंग से पढ़ा होगा कि हमें एम्प्लॉयज के साथ, हमारे कंज्यूमर्स के साथ, हमें सोसाइटी के साथ क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, हमें सब पता है, कुछ नहीं दिया। दैट इज हम अगर फॉर एग्जाम्पल अगर हमने देखा था कि अगर गवर्नमेंट को हमें प्रॉपर टाइम टू टाइम टैक्सेस देना चाहिए, अगर टैक्सेस नहीं हम दे रहे तो हमें पेनल्टी लगेगी, बेटर है आप ज्यादा पैसे क्यों दो ना, इससे अच्छा टाइम पे टैक्स भर दो, आपके लिए अच्छा होगा, आपको ज्यादा पैसे देने नहीं पड़ेंगे। नेक्स्ट है हम हमारे जो एम्प्लॉयज होते हैं उनको फेयर रेम्यूनरेशन दो, कि जिस पोजीशन में जो काम कर रहा है उसको उसके लेवल के हिसाब से, उसके काम के हिसाब से काम दो। ये आपको ये फेवरेटिज्म नहीं करना है कि अगर ये मेरे लिए ज्यादा करता है तो मैं उसको ज्यादा दूंगा। अगर एक लेवल पे अगर 4 एम्प्लॉयज है, अगर उसमें 4 एम्प्लॉयज में से 2 एम्प्लॉयज को ज्यादा वेजेस दिया रहा है, 2 को कम दिया जा रहा है, इट इज अनफेयर हो रहा है। तो यहाँ पर हमें उनको फेयर रेम्यूनरेशन देने की, उनके काम के अकॉर्डिंग वो किस पोजीशन पे है, कौन सा लेवल पे है, उनके हिसाब से क्या करना चाहिए, उनको पे करना चाहिए। हमें प्रॉपर अलाउंस देना चाहिए, मॉनिटरी इंसेंटिव देना चाहिए। ये एम्प्लॉयज का हक होता है कि उनको प्रॉपर इंसेंटिव दो, उनको बोनस दो, उनको प्रॉपर अलाउंस दो, ये सब चीजें उनको प्रोवाइड करनी चाहिए। अगर ये सब चीजें अगर हम मैनेजमेंट अगर एम्प्लॉयज के लिए करती है तो एम्प्लॉयज भी मैनेजमेंट के लिए करती है। ये चीजें दोनों साइड से होती है, जैसे मैंने बोला ऑलरेडी हमारी ये दुनिया गिव एंड टेक रिलेशनशिप पे चलती है। अगर सामने अलग कुछ करेगा तो सामने से भी क्या होगा, वो चीजें क्या आती है, रिस्पॉन्स आती है। इंश्योर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ प्रोडक्ट, जो भी हम प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, ऑलरेडी ये सब पॉइंट हम लोग ने पढ़ा था। जो भी प्रोडक्ट हम यूज करें वो हमारे लाइफ के लिए, मतलब हमारी लाइफ के लिए, हमारी जान को खतरा ना हो, जो भी हम यूज करें वो बहुत अच्छी प्रोडक्ट हो, सिक्योरिटी हो, सेफ्टी हो, हमें उससे कुछ हार्म ना हो, हमारे लाइफ को कुछ वहां पे हार्म ना हो। नेक्स्ट है हमारा डोंट। अब हमें नहीं करना, क्या नहीं करना चाहिए, डू नॉट डिस्ट्रॉय हेल्दी कॉम्पिटिशन, डू नॉट चीट और एक्सप्लॉइट कस्टमर्स, डू नॉट क्रिएट मोनोपोली। अभी हेल्दी कॉम्पिटिशन जो होता है हमें उसको क्या करना चाहिए, वी शुड नॉट डिस्ट्रॉय, कि अगर जो हमारा एक मार्केटिंग है, जो हमारा एक मार्केट है, वहां पर अगर 10 बिजनेस काम करिए तो हमें वहां पर जो एक हेल्दी कॉम्पिटिशन होनी चाहिए वो नहीं खराब करना चाहिए। हमें कस्टमर्स जो होते हैं, वी नो कि कस्टमर्स आर द किंग ऑफ द मार्केट, ये सिर्फ कहने के लिए कहा जाता है, बट कस्टमर्स को बहुत बुरे तरीके से एक्सप्लॉइट किया जाता है, उनको बहुत बुरे तरीके से चीट किया जाता है। तो ये सब चीजें हमें नहीं करनी चाहिए। डू नॉट क्रिएट मोनोपोली, मोनोपोली नहीं क्रिएट करनी चाहिए, कि जो फॉर एग्जाम्पल की वो चीज है, अब अगर मोनोपोली क्रिएट करेगी, अगर वो एक मोनोपोली क्रिएट कर रहा है तो वो अपने हिसाब से कुछ भी कर सकता है ना, मार्केट में अपने वो प्राइस बढ़ा सकता है, किसी को भी कितने भी चार्जेस देगा, बिकॉज वो चीज उसके पास मिल रही है, तो वो क्या करेगा, तो वो मोनोपोली हमें क्रिएट नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट है अवॉइड एंड एक्सेप्ट अनफेयर कॉम्पिटिशन, जो ऑलरेडी मना कि अनफेयर कॉम्पिटिशन नहीं होने चाहिए। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर, एग्रीमेंट विद द फेलो बिजनेसमैन फॉर कंट्रोलिंग प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइसिंग एक्सेट्रा। एक्सेप्ट प्रिंसिपल ऑफ सर्विस फर्स्ट, प्रॉफिट नेक्स्ट। truth in business that customer is king, make your business just fair, efficient and dynamic। मतलब आपके इकोनॉमिक पावर पे आप कॉन्सेंट्रेट करो, आप गलत चीजें मत करो, आपकी हेल्दी कॉम्पिटिशन रखो, अनफेयर कॉम्पिटिशन मत रखा करो। आप एक प्रॉपर एग्रीमेंट रहना चाहिए कि आप हर एक बिजनेसमैन के साथ अच्छे से डील कर रहे हो। आपका ये एक सर्विस है, आपको ये है ना कि हमें पहले सर्विस देना चाहिए, बाद में हमें प्रॉफिट के बारे में सोचना चाहिए। ट्रूथ इन बिजनेस की कस्टमर्स इज द किंग, ये ट्रूथ है कि आपको मानना चाहिए कि कस्टमर्स किंग है, हमें उनको एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए, उनके साथ चीट नहीं करना चाहिए। मेक योर बिजनेस जस्ट फेयर, एफिशिएंट एंड डायनामिक, हमारे बिजनेस को आप ट्रांसपेरेंट रखो। ट्रांसपेरेंट ये नहीं कि आप अपनी हर एक चीज लोगों को बताओ, बट इट इज नहीं कि आपको वो चीज ट्रांसपेरेंट रखनी चाहिए, आप अपने बिजनेस को अच्छे से रख रहे हो, और अगर आप चीजें अच्छे से करते हो तो आपके बिजनेस का खुद नाम क्रिएट, आपके गुडविल क्रिएट हो जाती है। हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक है और हमारा लास्ट टॉपिक है, दैट इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। हमने देखा था कि अगर हम चैप्टर की बात करेंगे दैट इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस, अब ये था कि ये वॉलंटरी है, कि अगर आपको वो चीजें करनी है, अगर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, कि अगर आपको टुवर्ड्स दी सोसाइटी, टुवर्ड्स डिफरेंट ग्रुप्स, अगर आपको उनके लिए कुछ करना है तो आप करो। आप पे प्रेशर नहीं था, आप पे दबाव नहीं डाला गया था, आपको कंपल्शन नहीं था कि आपको वो चीज करनी है, बट कुछ गवर्नमेंट ने कुछ चीजें इंट्रोड्यूस की, कुछ चीजें बनाई। अब ये की थी कि ठीक है अगर आपको नहीं करना तो मत करो, जिसको करना करेगा, बट अभी एक कंपल्शन हो गया, एक मैंडेटरी हो गया कि ऐसे कुछ कंपनीज होंगे जिनको क्या करना पड़ेगा, वो चीजें करनी पड़ेगी। अब व्हाट इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एक CSR, दैट इज CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इट इज एक ये नया कंसेप्ट नहीं है,
पहले से ऑलरेडी कंसेप्ट था, बट अभी ये था ना कि मैंने बोला कि जैसे कंपल्शन नहीं था, मैंडेटरी नहीं था कि आपको वो चीजें क्या करनी पड़ेगी, आपको सोसाइटी के लिए करना पड़ेगा, बट कुछ चीजें इंट्रोड्यूस हुई, कुछ चीजें बनाई गई थी, वो उस चीजों के हिसाब से ये था कि मैंडेटरी हो गई थी कि कुछ कंपनीज को क्या करना पड़ेगा, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज बिजनेस के लिए, सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अब फॉर एग्जाम्पल अगर हम मैंडेटरी कर देते पूरे बिजनेस के लिए कि सब कंपनी, अगर फॉर एग्जांपल मैं बोली जितनी भी कंपनी, चाहे वो कोई भी कंपनी हो, चाहे वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हो, चाहे वो मीडियम हो, बड़ी कंपनी हो, कितनी भी बड़ी कंपनी हो, मल्टीनेशनल कंपनी हो, कितनी भी छोटी कंपनी हो, छोटे से लेकर बड़ी कंपनी, अगर ये सब पे मैंडेटरी किया जाता कि नहीं आपको कहीं ना कहीं सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ चीजें देनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ चीजें कंट्रीब्यूट करनी पड़ेगी। अब ऐसे कुछ कंपनीज होंगे भैया जिनका इतना एक इनकम भी नहीं हो रहा, जिनका एक प्रॉफिट भी नहीं हो रहा, खुद का अपना एक प्रॉपर उनको खुद का नहीं मिल रहा, तो वो सोसाइटी के लिए क्या करेंगे। तो गवर्नमेंट ने सोचा चलो ठीक है, अब हम कुछ कंपनीज अगर वो खुद का एक प्रॉपर इनकम कर पा रही, उनके खुद की प्रॉपर प्रॉफिट नहीं हो रही, तो वो सोसाइटी को क्या देगी। बट मैंडेटरी तो करना था कि नहीं हमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एक सीएसआर हमारा जो टॉपिक है दैट इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कि हम कुछ बिजनेस के ऊपर ये सब चीज लागू करेंगे, ये सब चीज इंप्लीमेंट करेंगे। वो उन्होंने एक क्राइटेरिया बनाया था, उनकी कंडीशंस थी, अगर वो क्राइटेरिया कंडीशंस अगर वो कुछ कंपनीज फुलफिल करती है, उस कंपनी को वो मैंडेटरी था कि भैया उनको वो सब चीज क्या करनी पड़ेगी, फॉलो करनी पड़ेगी, वो सब चीजें कंट्रीब्यूट करनी पड़ेगी। अब वो कौन सी कंपनीज थे वो हम लोग देखते हैं, डेफिनेशन पहले देखते हैं। अकॉर्डिंग टू यूएनआईडीओ, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज इज अ मैनेजमेंट कंसेप्ट, एक मैनेजमेंट कंसेप्ट है वेयर बाय कंपनीज क्या करती है, वो इंटीग्रेट करती है सोशल एंड द इन्वायरमेंटल कंसर्न्स इन देयर बिजनेस ऑपरेशंस एंड इंटरैक्शंस विद देयर स्टेक होल्डर्स। मतलब कि वो सोसाइटी को देख रही है, अपने बिजनेस को देख रही है, वो दोनों के बारे में सोचेगी, उसके हिसाब से बाद में जो चीज सही होगा वो क्या करेगी, वो सब चीजें इंप्लीमेंट करेगी। स्कोप ऑफ सीएसआर, अब एप्लीकेबिलिटी ऑफ सीएसआर की, अब क्या मतलब कौन ये है कि अगर सीएसआर, अगर फॉर एग्जांपल कि कौन सी कंपनी के लिए मैंडेटरी किया गया था कि वो सीएसआर क्या करेगा, फॉलो करेगा। अब ये हमारा जो सीएसआर है ना, इसके लिए कुछ अलग से एक्ट नहीं बनाया गया था या अलग से इंट्रोड्यूस नहीं किया था। हमारा जो कंपनीज एक्ट 2013 है, हमारी जो कंपनीज एक्ट 2013 है, अब ये कंपनी एक्ट 2013 की कंपनी को किस तरह से गवर्न करना है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, किस तरह से काम करें, सब उसके अंदर था। तो इसी के अंदर हमारा एक जो कंसेप्ट था दैट इज सीएसआर, उसी में ये सब चीजें इंट्रोड्यूस कर दी गई कि कुछ कंपनीज है, उस कंपनीज को ये सब चीजें फॉलो करनी पड़ेगी अगर वो गवर्नमेंट के दिए हुए क्राइटेरिया और कंडीशंस को फुलफिल करती है। अब वो क्या कंडीशंस था, दैट इज एप्लीकेबिलिटी ऑफ सीएसआर, फर्स्ट वन, दियर नेट वर्थ ऑफ ₹500 करोड़ और मोर, टर्नओवर, हमारा जो नेट वर्थ होगा कि आपका जो नेट वर्थ है अगर वो 500 करोड़ है या उससे ज्यादा है, आपका जो टर्नओवर है मतलब पूरे साल में आपका जो भी नेट सेल्स आता है अगर वो 1000 करोड़ या उससे ज्यादा होता है, या अगर आपके नेट प्रॉफिट, नॉट अ ग्रॉस प्रॉफिट, अगर आपके नेट प्रॉफिट 5 करोड़ से ज्यादा या अगर उससे ज्यादा होती है, ये सब चीजें हमारा क्या था, हमारा फर्स्ट नेटवर्थ कि आपका अगर नेटवर्थ 500 करोड़ है या उससे ज्यादा है, आपकी टर्नओवर अगर वो 1000 करोड़ या उससे ज्यादा है, या अगर आपके नेट प्रॉफिट, नॉट अ ग्रॉस प्रॉफिट, अगर आपका 5 करोड़ से ज्यादा है या 5 करोड़ या उससे ज्यादा है, तो आपको सीएसआर बहुत कंपल्शन है, मैंडेटरी कि आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा सोसाइटी के लिए, आपको सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अब 2% ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट सी, आपका जो भी दैट इज अगर आपका 3 साल में, 3 साल जो भी है, 3 साल के अंदर आपका जो भी एवरेज नेट प्रॉफिट आता है 2% से ज्यादा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2% आपको एवरेज नेट प्रॉफिट क्या करना पड़ेगा, कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, वो सब चीजें करनी पड़ेगी। सीएसआर कमेटी, अब कमेटी में इसमें 4 डायरेक्टर्स होते थे जिनको साल में 2 बार मिलना पड़ता था। अब यहाँ पर क्या होता था, वो एक बजट बनाते थे, किस तरह से वो चीजों को इंप्लीमेंट करना है, किस तरह से स्टैब्लिश करना है, ट्रांसपेरेंट रखना है, मीन्स टू मॉनिटर प्रोग्रेस की आप जो भी चीज कर रहे हो। अब जो भी एक सियासत नहीं सीएसआर, उसके लिए आपको क्या बजट बनाना है, किस तरह से पॉलिसी बनानी, उस पॉलिसी को किस तरह से इंप्लीमेंट करना है, आप जो चीजें बना रहे हो उसको प्रॉपर मॉनिटर्स करने हैं, वो सब चीजें अच्छे से हो रही कि नहीं हो रही, वो सब चीजें आपको देखनी है। तो दैट इज सीएसआर कमेटी, इसमें 4 डायरेक्टर्स होते जिनको साल में 2 साल में उनको क्या करना पड़ता था, मिलना पड़ता था, साल में 2 बार मिलना पड़ता था। उनकी कुछ एक्टिविटीज थी कि उनको बजट बनाना है, वो चीजें प्रोजेक्ट बनाना है, वो प्रॉपर चीजें स्टैब्लिश करनी है, उनको प्रॉपर से पॉलिसी बनानी है, ये सब चीजें प्रॉपर इंप्लीमेंट करना है।
नेक्स्ट ये हमारा CSR एक्टिविटीज। अब CSR एक्टिविटीज क्या है, इसमें बहुत सारे एक्टिविटीज है, मैंने यहाँ पर बहुत कम एक्टिविटीज लिखी है। आप अपने टेक्स्ट बुक में देखोगे एटलीस्ट एग्जाम में आप अच्छे खासे एक्टिविटीज लिख सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपको एक्टिविटीज एकदम, ये बहुत नॉर्मल सी है कि आपको ये सब एक्टिविटीज ऑलरेडी पता है। सो अभी इरेडिकेटिंग हंगर एंड पॉवर्टी एंड मालन्यूट्रिशन, प्रोमोटिंग हेल्थ केयर एंड सैनिटेशन एंड मेकिंग अवेलेबल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, कि आपको हंगर और पॉवर्टी खत्म करना है, मालन्यूट्रिशन खत्म करना है, हेल्थ केयर को प्रमोट करना है, सैनिटेशन को प्रमोट करना है, ड्रिंकिंग वाटर लोगों के लिए अवेलेबल करानी है, प्रोमोटिंग एजुकेशन इंक्लूडिंग स्पेशल एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, आपको एजुकेशन के लिए चीजें करनी है, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट आपको कम करना है, मैटरनल हेल्थ आपको क्या करना है, उसको भी कम करना है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, ऐसे कुछ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं, हमारे बैकवर्ड एरियाज होते हैं, बैकवर्ड पीपल्स होते हैं जिनको बहुत प्रॉब्लम्स होती है, उनके लिए आपको सब चीजें करनी है। स्लम्स एरिया डेवलपमेंट, हमारे जो स्लम एरियाज है उनको क्या करना है, उस एरिया को डेवलप करना है। ये कुछ एक्टिविटीज है, इससे सारे बहुत सारे एक्टिविटीज आपको ऑलरेडी टेक्स्ट बुक्स में दिए, अगर आप देखोगे तो ज्यादा कुछ नहीं है। अगर आप मतलब ये चीज है कि बहुत नॉर्मल है, अपने को पता है कि हमारी ये सब कंट्री में, हमारी जो इंडिया में क्या है, ये सब चीजें क्या हो रही है कि हमें ये सब चीजें की जरूरत है, जैसे एजुकेशन हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया, हंगर हो गया, मालन्यूट्रिशन हो गया, पॉवर्टी हो गया, सब चीजें हमें कम करना है। ये सब चीजें तो हमें पता है, दैट इज हमारा CSR एक्टिविटीज। अब एलोकेशन ऑफ फंड्स में क्या दिया है, ऑलरेडी हमने पढ़ा था, दैट इज 2% ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, कि आपकी कंपनी का जो भी एक एवरेज नेट प्रॉफिट आता है उसका 2% आपको क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। सरप्लस अराइजिंग आउट ऑफ द CSR एक्टिविटी विल नॉट बी, जो भी सरप्लस आएगा CSR एक्टिविटी से वो क्या होगा, विल नॉट बी पार्ट ऑफ द बिजनेस प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। अब अगर ये सब चीजें कि अब गवर्नमेंट ने बोल दिया कि भाई अब CSR तो आ गया है, CSR इज नॉट अ न्यू कॉन्सेप्ट, पहले से ही था, आपको कंपनीज एक्ट 2013 में ये सब चीजें बता दी गई है, उसी में ये पॉलिसी इंट्रोड्यूस कर दी गई है। ठीक है, ये कंपनीज क्या करेगी, अब हर एक कंपनी तो नहीं फुलफिल कर सकती थी, हर एक कंपनी गवर्नमेंट के कंडीशंस और क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रही थी, बट जो कंपनी फुलफिल कर रही थी उनको CSR करना पड़ रहा था। तो यहाँ पर क्या था कि जिनका टर्नओवर 1000 करोड़, जिनका नेट प्रॉफिट 500 करोड़ या 5 करोड़ से ज्यादा आ रहा है, या जिनका नेट वर्थ 500 करोड़ से ज्यादा आ रहा है या 500 करोड़ आ रहा है, उनको ये फुलफिल करना पड़ेगा। 2% ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट, अगर उनका 3 साल के अंदर जो भी 2% एवरेज नेट प्रॉफिट आ रहा है वो उनको क्या करना पड़ेगा, 2% उनको क्या करना पड़ेगा, वो देना पड़ेगा। ये सब चीजें वो है, तो ये इनको क्या करने का, ये सब चीजें अगर वो फुलफिल कर रही है, क्राइटेरिया फुलफिल कर रही है, तो वो कंपनीज को करना पड़ेगा। इनकेस अगर वो सब चीजें नहीं करती है तो क्या पेनल्टीज लगता है, दैट इज अगर वो नहीं कर रही, नॉट लेस देन 50,000 विच में बी एक्सटेंड टू 2,50,000, ये सब उनको पेनल्टीज ले सकती है। इवन उनको 3 साल क्या जेल हो सकता है, 3 साल की जेल हो सकती है, या तो 50,000, या तो फिर उनको 50,000 विच में भी एक्सटेंड टू 5 लाख, इतने पेनल्टीज लग सकती। एक स्पेसिफिक ये नहीं था कि उनको ये सब चीजें होगी, और उनके लिए कुछ ये नहीं था कि एक स्पेसिफिक चीजें बनाई गई है कि अगर वो चीजें नहीं फॉलो करते, ये सब चीजें नहीं इंप्लीमेंट कर ले तो उनके लिए कुछ नहीं था। बट कुछ पेनल्टीज है कि अगर वो सब चीजें नहीं फॉलो करेंगे तो उनको ये सब पेनल्टीज क्या करने पड़ेगी, उनको पे करना पड़ेगा। उनको या तो ये था कि 50,000 से लेके या 2,50,000 तक उनको फाइन लग सकता है, उनको इम्प्रीमेंट भी हो सकती है 3 साल के लिए। इवन पेनल्टीज ये भी था कि वो 50,000 रहेगा, या तो वो क्या हो सकता है 5 लाख तक एक्सटेंड हो सकता है, अगर वो सब चीजें नहीं फुलफिल करती है। सो हमने क्या देखा हमारे आज के टॉपिक में कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड द एनवायरमेंट क्या होता है, कि हमें क्या करना चाहिए एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। हमने ऑलरेडी हमारे 4 आवर्स पढ़े थे, दैट इज रीयूज, रिसाइकल्स, रिकवरी अगर वो पॉसिबल्स होता है। हमने बिजनेस एथिक पढ़ा था। बिजनेस एथिक एक नया कंसेप्ट है। अब ये जो बिजनेस एथिक हमने देखा ना, इट इज अ न्यू कंसेप्ट। अब ये ना जो हमारी डेवलपिंग मतलब जो हमारी ऑलरेडी डेवलप कंट्रीज है वहां पर ये सब चीजें इंट्रोड्यूस हुई है, बट जो ऑलरेडी पुअर कंट्रीज है, जो डेवलपिंग कंट्रीज है, वहां पर ये चीजें नहीं आई है। सो बिजनेस एथिक क्या है, हमारा एक नया कंसेप्ट है। हमने बिजनेस एथिक्स देख लिया कि किसी एक, अगर हम बिजनेस की बात नहीं करते, एज ए ह्यूमन बीइंग ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी एक एथिक होती है, वो उस चीज को क्या करते हैं लाइफ टाइम तक फॉलो करते हैं। तो हमारे यहाँ पर पूरा चैप्टर क्या हुआ, खत्म हो गया। हमने देख लिया कि हमारी एज अ ह्यूमन बीइंग की हम एनवायरमेंट के लिए क्या कर सकते हैं, हमें ये पता था। बट बिजनेस एज अ बिजनेस की आपको बिजनेस एज अ बिजनेस कि आप सोसाइटी के लिए, टुवर्ड्स द सोसाइटी के लिए, डिफरेंट ग्रुप्स के लिए आपको क्या करना है, हमने ये चैप्टर में पूरा पढ़ा। एनवायरमेंट की तरफ आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है, हमने वो देखा। हमने बिजनेस एथिक्स देखे, CSR देखा। दैट इज नॉट अ न्यू कॉन्सेप्ट, बट हमारा बिजनेस एथिक एक न्यू कॉन्सेप्ट है। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू सो मच।